क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर हम लोग विद्युत का मतलब जान चुके हैं, जो भी हम लोग लाइट वगैरह जलाते हैं या फैन वगैरह चलाते हैं, जो भी हम लोग विद्युत यूज करते हैं उसको हम लोग विद्युत कहते हैं। विद्युत जो उत्पन्न होता है एक आवेश के कारण उत्पन्न होता है, ये चीज़ को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और इसी में अंदर हम लोग आ चुके हैं चुंबकीय के बारे में, चुंबक के बारे में भी जान चुके हैं। अच्छा, इसके पहले एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो वहाँ पे देखे थे किसी तार में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी तार में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब ये है कि एक चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण किसी तार में धारा प्रवाहित होगा। चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण किसी चुंबक के कारण किसी तार में धारा प्रवाहित होगा। वहाँ पे धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पे एक चुंबक के कारण किसी तार में धारा प्रवाहित होगा। प्रेरण का मतलब होता है उसमें इंड्यूस करना, उसमें धारा लाना, धारा उत्पन्न करना एक तार के अंदर, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब किसी तार को हम लोग रखते हैं तब। तो यही चैप्टर का है। इस पर देखो, इसके पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो देख रहे थे, उसमें हम ये देख रहे थे कि विद्युत धारा मतलब विद्युत देने के बाद कोई चीज़ क्या हो सकता है, अगर चुंबक वो क्या कर सकता है कि अगर उसको चुंबक के अंदर अगर रखते हैं तो रोटेट करना शुरू कर देता है। जैसे फैन वगैरह हम लोग पढ़े थे, फैन मोटर जो क्या होता है विद्युत के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बात करेंगे तो ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। जैसे जेनरेटर क्या करता है, तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण काम करता है, कैसा काम करता है, तो जो ऊर्जा होता है जिसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक जो ऊर्जा होता है, ये क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, वो क्या करता है, विद्युत धारा को विद्युत ऊष्मा को किसमें, तो वो बदल रहा था विद्युत ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा था। ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये चैप्टर के अंदर हम लोग इसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हेडिंग डाल लेना है। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े थे वैसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो लिखना है, इसमें कुछ पॉइंट हम लिखवाने जा रहे हैं। माना कि किसी तल का क्षेत्रफल ए है जो dA उस तल के सूक्ष्म भागों का क्षेत्रफल को दर्शाता है। उस तल के सूक्ष्म मतलब क्या, छोटा, सूक्ष्म भागों के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तथा इस तल को एक चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। इस तल को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, जो तल के दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र तल का दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं किसी भी तल का बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे किस प्रकार से इस तल को यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। एक बार हम इस तल को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, फिर इसको मिटा देंगे, यही तल बनाना है। ये एक तल को दर्शाया गया है, ठीक है, एक सतह को दर्शाया गया है। सतह जो है वक्र सतह है। कैसा है, वक्र सतह। दो प्रकार के सतह हम बता चुके हैं पहले भी, एक होता है समतल, एक होता है वक्र। वक्र मतलब होता है
कि जो मुड़ा हुआ रहे, जैसे कि गोलाकार आकृति जो होता है, बॉल जो होता है, तो बॉल का जो सतह होता है वो वक्र होता है, लेकिन जो मिरर हो गया, जो बोर्ड हो गया, ये सब का जो सतह होता है कैसा होता है, समतल होता है, एक समान होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कैसा सतह का बात कर रहे हैं, एक वक्र सतह का बात कर रहे हैं। इस वक्र सतह का अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्र सतह का अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे, इस वक्र सतह के क्षेत्रफल का बात करेंगे, अगर मान लो कि यही वक्र सतह है और इस वक्र सतह का क्षेत्रफल का बात करेंगे, इस क्षेत्रफल को हम क्या माने, कैपिटल ए माने। ठीक, अब यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का एक लाइन यहाँ पर दिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एक ही लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत सारा है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत सारा है। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर जितना भी ग्रीन कलर दिख रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस तल से एक छोटा सा हिस्सा को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। उस तल से एक छोटा सा हिस्सा को कट कर रहे हैं। ये एक छोटा सा हिस्सा कट किए, जिसका क्षेत्रफल हम कितना से दर्शा रहे हैं, डीए से दर्शा रहे हैं, जिसको सूक्ष्म क्षेत्रफल हम लोग कहते हैं। अब देखो एक चीज बताए थे, कोई भी तल होता है तो तल का दिशा हमेशा उस तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये चीज पहले ही बता चुके हैं कि अगर ये तल है, इस तल का जो दिशा होगा, इस तल के दिशा हमेशा इससे क्या होगा, हमेशा इससे लंबवत होगा। तो इस तल का जो दिशा होगा हमेशा इससे क्या होता है, लंबवत होता है। इस तल का दिशा ऊपर की ओर यहाँ पे दर्शाया गया, इस तल का दिशा ऊपर की ओर दर्शाया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है वो इस तरह से है, और दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो कितना है, थीटा है। दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तल का दिशा को समझने के लिए हम एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं, जिससे और बेटर तरीका से तल का दिशा को समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये एक रेक्टेंगुलर, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। अगर ये यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये तल है, इस तल का अगर दिशा दिखाना है तो इस तल का दिशा हमेशा इससे क्या होगा, लंबवत होगा। इस तल का दिशा हमेशा इससे क्या होगा, लंबवत होगा। तो इस तल का अगर दिशा दर्शाना है, इस तल का दिशा हमेशा इससे क्या होता है, लंबवत होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस तल का जो दिशा होगा हमेशा इससे क्या होगा, लंबवत होगा। इस बात को ध्यान देना है। ये पूरी तरह सीधा नहीं हो पा रहा है, चलेगा। हमेशा इस तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इस बात को ध्यान देना है। तो ये तल का दिशा हमेशा इससे लंबवत होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब हम लोग समझ सकते हैं कि जो ये कोण बनेगा तल और इसके बीच का, ये तल है और तल इसके बीच का जो कोण बनेगा वो कैसा कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जो तल का जो कोई भी दिशा पूछेगा तो उस तल का हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और वहाँ पे यही चीज़ को दर्शाया गया है, जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है वो किधर है, इस ओर है। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है, इधर है। जो इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। और ये तल का दिशा का हो गया। तल का दिशा को हमेशा एन कैप से भी कभी कभी दिखा दिया जाता है, ये एन वेक्टर से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी तल का दिशा को हम लोग लंबवत दिशा को हम लोग एन कैप से दिखा देते हैं। इसका दिशा को दर्शाने का काम करता है। तो इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो हम लोग क्या चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान कितना होता है, अब यहाँ समझ लेते हैं। तो हम लोग अभी छोटे से हिस्सा को लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं। छोटे से हिस्सा के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं। तो अगर छोटे से हिस्सा के लिए डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम बनाना है। अगर दिशा को यहाँ पर दर्शाते हैं, ये डीए की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो जो बुक में डायग्राम दिया है उसको भी बना सकते हैं। तो अगर स्मॉल पार्ट के लिए लिखा रहे तो फ्लक्स भी जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और जो फ्लक्स का मान होता है बताया जाता है कि बी डॉट, जो क्षेत्रफल होता है उसके दिशा का डॉट प्रोडक्ट होता है, बी डॉट डीए के बराबर होता है। अब ये जो फ्लक्स निकला है सिर्फ स्मॉल एरिया से जो पार कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, जो स्मॉल एरिया से पार कर रहा है उसका फ्लक्स निकला है।
हमको पूरा का फ्लक्स निकालना है, तो पूरा फ्लक्स अगर निकालना है तो पूरा सरफेस को क्या करना पड़ेगा, सरफेस बोलते हैं उसको, तो एस से दिखाते हैं, पूरा सरफेस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी फाई को, तो पूरा हम लोग को फ्लक्स निकल के आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस डी फाई का मान कितना है, बी डॉट डी ए। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो सदिश का अदिश गुणनफल है। ये क्या है, दो सदिश का अदिश गुणनफल है। तो दो सदिश का अगर अदिश गुणनफल का बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं बी ए, क्या लिखाता है, कॉस थीटा लिखाता है, बी ए कॉस थीटा। अब मान लेते हैं कि बी क्या है, अगर ये तो फार्मूला हो ही गया फ्लक्स का, एक फार्मूला यहाँ पर इंटीग्रेशन के रूप में यहाँ पे इसको घेर के लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि बी क्या है, एक समान है, हमेशा क्या है, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बी कॉस थीटा को बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बच जाएगा, डी ए। और डी ए क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया है इस सतह का, तो पूरा सतह का एरिया कितना माने, ए माने हैं। यहाँ से जो एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, बी कॉस थीटा इंटू क्या, बी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो ये फ्लक्स का मान निकल के आएगा जब, कब, जब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ए समान होगा, एक समान होगा, तो जो फ्लक्स का मान होगा बी ए कॉस थीटा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर फ्लक्स का मान इंटीग्रेशन के रूप में बी डॉट डी ए भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से दो फार्मूला निकल के आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर एंगल का मान क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाता है, तब फ्लक्स का मान मैक्सिमम हो जाता है। इसलिए cos 0 का मान 1 होता है, तब मैक्सिमम फ्लक्स का जो मान होता है, इसको एफ फाई एम से भी दिखा सकते हैं। एम का मतलब है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, बी ए होगा। अब देखिए ये कैसे होता है, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा सोचना है, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, एक और डायग्राम इसको बनाते हैं। ऐसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस डायग्राम को देखें, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अगर इस डायग्राम को देखा जाए, इस डायग्राम को थोड़ा रोटेट कर देते हैं। देखो किस किस तरीका से रह सकता है। अगर ये पूरी तरह से इसके सतह पर ला दिया जाए, पूरी तरह से इसे लंबवत कर दिया जाए सतह के, ठीक है, चलिए अब ये जो, थोड़ा सा इसको और सीधा कर देते हैं। अब ये जो सतह है, अगर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, अगर यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है उसका कैसे कर दें, इस प्रकार से कर दें। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे कर दें तो ऑब्वियस है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र, और अगर बात करेंगे जो सतह है, सतह के लंबवत जो दिशा होगा वो किसका, ये ब्लैक कलर से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दर्शाया जा रहा है। अब सतह भी इसी प्रकार से है, तो सतह का भी अगर दिशा का बात करेंगे, ये सतह का दिशा भी, दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री बनेगा। दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री बनेगा। अगर यही सतह को हम क्या करें, अगर यही सतह को हम क्या करें, थोड़ा सा मोड़ दें, सतह को क्या करें, अगर इस सतह का बात करेंगे, अगर इस सतह का बात करेंगे, अब ये कुछ एंगल पर मोड़ देते हैं। अब देखो सतह को कुछ एंगल पर मोड़ देने से क्या दिक्कत आया, पहले दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, अभी यहाँ पर रेड वाला को हटा देते हैं। अभी यहाँ पे जितना भी रेड वाला है उसको हटा देते हैं। ये हमारे क्षेत्रफल का दिशा था, ये हमारे क्षेत्रफल का दिशा था। अब देख कर बताना है कि यहाँ पर अब क्षेत्रफल का दिशा इधर आ गया। अब इस सतह से चुंबकीय क्षेत्र, पहले देखो, पहले ये सब के सब इस सतह से होकर गुजर रहा था, जब क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना था, थीटा का मान 0 डिग्री था तब। लेकिन अब ये सतह से देखो, ये नहीं होके जा रहा है, ये भी सतह से होकर नहीं जा रहा है। किस कारण से ऐसा हुआ, इसलिए कि अब जो सतह है, इस प्रकार से सतह का क्षेत्रफल ऐसे है ना, तो सतह और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कुछ कोण बन गया,
सतह और यह चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ये सतह का दिशा है। इसके बीच का कुछ कोण बन गया, तो कुछ कोण होने के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो घट जाता है। अगर दोनों के बीच का कोण कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, फ्लक्स का मान अधिकतम हो जाता है। इसलिए फ्लक्स का मतलब ही होता है उस सतह से जितना चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पार करेगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, फ्लक्स का मान होता है। एक सतह से जितना ज्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार करेगा उस केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। उस केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा होता है। इस बात को समझिएगा। जब इसको कुछ कोण पर मोड़ देते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो एंगल बनता है उसको कुछ एंगल पे ला देते हैं, 0 डिग्री से बढ़ा देते हैं, तो उस केस में जो रेखा गुजरने वाला रेखा हो जाता है उसका संख्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उससे होकर गुजरने वाला रेखा की संख्या कम हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे का टॉपिक देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें कुछ डॉट करके भी लिखना जरूरी है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका हम लोग एसआई मात्रा का बात कर लेते हैं। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक का बात करेगा तो पहला डॉट करके लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। और वेबर को दर्शाते कैसे है, डब्ल्यू बी से दर्शाते हैं। वेबर को कैसे दर्शाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू बी भी लिख लेना है। किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू बी से दर्शाते हैं, वेबर से दर्शाते हैं। अच्छे, किसको पता है चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। अगर किसी को याद नहीं होगा तो वो चीज़ भी लिख लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है, लिखना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला, जिसको हम लोग टी से दर्शाते हैं, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। अब देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग फ्लक्स, तो फ्लक्स बराबर क्या है, बी ए है। अगर फॉर्मूला का बात करें, बी ए cos थीटा होता है, तो इसको छोड़ के चलते हैं। तो ये इसका मात्रा क्या होता है, वेपर होता है, डब्ल्यू बी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है, तो 1 टेस्ला। और क्षेत्रफल का मात्रा कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग 1 टेस्ला का मान निकालना चाहते हैं तो 1 टेस्ला बराबर कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला बराबर इधर मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पर मीटर को कैसे लिखते हैं, मीटर का पावर -2। तो 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और वेबर किसका मात्रक हो गया, वेबर हो गया चुंबकीय फ्लक्स का। टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और उसको भी यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन ये जो लिखे इसको लिख लेना है। जो 3 लाइन यहाँ पे लिखे उसको लिख लेना है। चलिए, तो आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आते हैं चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के भी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे उत्पन्न होता है, कैसे एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार को लाने से उस तार में धारा प्रवाहित हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को लाने से उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। ये किस प्रकार से होता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार के गति कराने से, ये क्या होता कैसे है, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार को गति कराते हैं तो उस तार में अपने आप का धारा उत्पन्न हो जाता है। और वैसे धारा जब उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और उसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसके कारण उसमें एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल के नाम से भी जानते हैं। विभवांतर को, तो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये कैसे हो पाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है उसको पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो लिखने वाला पार्ट है, तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हेडिंग डालना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इसको क्या करना है, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक लिख लेना है सभी को। इसमें क्या दिया हुआ है इस बार डिस्कस कर लेते हैं। किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षित गति के कारण
अगर दोनों के बीच में सापेक्षिक गति होता है तो सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना, जब उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इस होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, और कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को अब डॉट करके 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है नीचे में डॉट करके कि कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल को ईएमएफ कहते थे, उसी में एक शब्द लग गया प्रेरित। प्रेरित मतलब जिसको उत्पन्न किया जा रहा है तो उसी में एक शब्द ऐड कर दिया गया प्रेरित। तथा उत्पन्न धारा को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रेरित धारा कहते हैं। उसमें जो उत्पन्न धारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। बात वही चीज लिखा गया है कि जब एक बंद कुंडली रहेगा, जब एक बंद कुंडली रहेगा, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र, अगर एक चुंबक है, उस चुंबक और एक बंद कुंडली एक दूसरे के सापेक्ष अगर गति में है, एक दूसरे के सापेक्ष अगर गति में है, तो उस केस में उसमें क्या होता है, एक धारा उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फिर 2 चीजें बनाते हैं, एक तो कुंडली बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक तार है, उस तार में एक एमीटर लगा देंगे, किस लिए, धारा को देखने के लिए कि इसमें धारा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। ये एक तार है, बंद कुंडली है। ठीक, इसमें एक एमीटर को जोड़ दिए, एमीटर को श्रेणिका में जोड़ा जाता है, श्रेणिका में यहाँ पे जोड़ दिए, और यहाँ पर एक चुंबक ले लिए, यहाँ पर एक चुंबक लिए। चुंबक का मान लेते हैं कि नॉर्थ है और ये साउथ है। गति किसी एक को भी कराएंगे तो एक के सापेक्ष दूसरा, देखो दो एक दूसरे के सापेक्ष गति का मतलब ये होता है, या तो ये एक दूसरे के कंपेयर में कोई किसी को दूर जाना चाहिए या किसी के पास आना चाहिए, या एक दूसरे के पास है या एक दूसरे से दूर जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक दूसरे के सापेक्ष ये क्या है, गति में। लेकिन जब ऐसा गति हो जिसके कारण ना तो ये इससे दूर जा रहा है ना ये इसके पास आ रहा है, जैसे मान लो कि अगर इसको भी 20 इस साइड में इसको 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी हम लोग क्या करें 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ा रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम या बेसी होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए दोनों समान चाल से चल रहा है, जिसके कारण बोला जाएगा इसको दोनों के सापेक्ष कोई भी गति नहीं हो रहा है, तो उस केस में कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगा। उस केस में इस तार के अंदर कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसीलिए यहाँ वो बताया जा रहा है कि ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सापेक्षिक गति होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बंद कुंडली। ठीक, इसको हम लोग बंद कुंडली बोल रहे हैं, और ये एक चुंबक है। या तो इसको गति करा के इसके पास ले जाओ, या इसको गति करा के इसके पास ले जाओ, या इससे इसको दूर ले जाओ। दोनों केस में पास लाओ या दूर लाओ, किसी एक को भी गति कराना है, या दोनों को भी गति करा सकते हैं, लेकिन एक कम गति से एक ज़्यादा गति से गति करना चाहिए। दूर लेके जाए या पास लेके जाए, उसके कारण इसमें जो कांटा रहता है जो धारा को बताता है, इसमें विक्षेप देखने को मिलता है। विक्षेप देखने का मतलब ये होता है, उसमें क्या होता है, उसका कांटा इधर से उधर घसकता है। इसका मतलब ये होता है जैसे अगर इसके ये पास ले जाते हैं तो इस तार में क्या होता है, एक धारा उत्पन्न हो जाता है। उसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के इसमें हम लोग इस तार के अंदर क्या कर सकते हैं, धारा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके के लिए कोई बैटरी की आवश्यकता नहीं है, या विद्युतीय जो हम लोग घर में लाइन आया है उसका भी आवश्यकता नहीं है। बिना किसी चीज़ के हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अगर इसके पास में चुंबकीय क्षेत्र चुंबक को लाकर इसके सापेक्ष गति कराए तो ऐसा देखने को मिलता है, इसमें एक विक्षेप देखने को मिलता है धारा में, और ये क्या करता है, एक धारा उत्पन्न करता है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। या इसको हम बोल सकते हैं कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है। बात समझ में आया। 4 केस बनेगा, या तो इसको गति कराते हैं, या इसको गति कराते हैं, इसको दूर लेके जाते हैं, इसको पास लेके आए, या इसको दूर लेके जाए, इसको पास लेके जाए। कि किसी भी केस में ये क्या देखने को मिलेगा, तो इस तार के अंदर थोड़ा देर के लिए हम लोग धारा देखने को मिलेगा। जब तक इसको गति में रखेंगे तब तक इसमें धारा देखने को मिलेगा। वही इसमें धारा का जो मान बताता है, जो एमीटर लगा दिए है, यही एमीटर क्या करता है, इसमें धारा का मान को बताता है। ठीक है,
बात समझ में आ गया होगा आई थिंक, हम जहाँ तक हमको लगता है तो बात समझ में आया। किसी भी चुंबक को अगर किसी बंद कुंडली के आसपास में गति कराएंगे तो उस बंद कुंडली में क्या होता है, एक धारा उत्पन्न हो जाता है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं, या बोल सकते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। हम यहाँ पर अलग अलग केस देख सकते हैं कि यहाँ से क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चुंबक को क्या कर रहे हैं, चुंबक को गति कराकर ये कुंडली के पास लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुंडली में बहुत सारे क्या कर लिया, फेरों की संख्या अधिक कर लिया, फेरों की संख्या एक ही रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब यहाँ पर नट वाला को पास में लेके जा रही है, नट वाला पोल को, तो जो धारा उत्पन्न हुआ है वो किस दिशा में हुआ है, इस दिशा में हुआ है, क्लॉकवाइज दिशा में हुआ है। लेकिन जब इसको हम दूर लेके जा रहे हैं, ये पास लेके आ रहे हैं, नट इसी तरफ है, जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो जो धारा उत्पन्न हुआ है वो इस दिशा में हुआ है, ठीक। धारा का दिशा बदल जाता है, आप पास और दूर लेके जाते हैं। ये चुंबक को बदलने से साउथ को नॉर्थ, नॉर्थ को साउथ करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, धारा का दिशा बदल जाता है। या वैसे करें या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें हम किसी को भी गति नहीं करा रहे, इसमें किसी को भी गति नहीं करा रहे, इसको भी फिक्स करके रखे हैं, इसको भी फिक्स करके रखे। कर क्या रहे कि इसमें बैटरी एक कनेक्ट कर दिए, इसमें धारा प्रवाहित कराए, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित कराने के कारण इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, धारा प्रवाहित हो जा रहा है। ये धारा प्रवाहित के लिए एक बैटरी को जोड़ दिए, इसमें धारा प्रवाहित करा, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन ऑटोमेटिक इसमें क्या हो जा रहा है, धारा प्रवाहित हो जा रहा है। ऑटोमेटिक इसमें क्या हो जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। और इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है, इसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है, जो आगे जाकर चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अब बात हम लोग करेंगे कि ये कैसे होता है, यहाँ ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। होता क्या है बेसिकली कि ये जो यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसको हम लोग वेरिएबल प्रतिरोध कहते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, इसको हम लोग सटाएंगे, इसमें सटा के रखे, तो इसको इधर से इधर घसकाने से इसमें धारा का मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें धारा का मान में परिवर्तन होता है, कम या ज़्यादा होता है। होता क्या है, जब इसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इधर से इधर घसका कर इसमें प्रतिरोध में कमी बेशी करने के कारण धारा के मान में परिवर्तन होता है। अगर मान लो कि धारा का मान अधिक है तो यहाँ से चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा निकलेगा। अब ऐसा है कि जब हम लोग पढ़े थे कि अगर यहाँ पे एक क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि यहाँ पे अगर एक तार रहेगा, कुंडली रहेगा, और इस कुंडली को हम लोग एक नाम देते थे। इस कुंडली को हम लोग क्या कहते थे, किसी को अगर याद है बता सकते हैं, इस कुंडली को हम लोग क्या कहते थे। अगर तार को किसी के ऊपर तार को इस प्रकार से लपेटते जाते थे रिंग के तरह, तब इसको हम लोग एक नाम देते थे, और ये नाम क्या होता था, इसको हम लोग बोलते थे परिनालिका। इसको हम लोग क्या कहते थे, परिनालिका कहते थे। तो अगर परिनालिका में धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। और चुंबक की तरह व्यवहार करता है तो इसमें से क्या होता है, अंदर से इस तरह से चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं निकलता है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं बाहर की ओर निकलता है। तो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं निकलता है तो वैसे कि जब निकलेगा तो वापस क्या होता है, निकल के वापस से जाता है, वापस फिर घूम के आता है इसमें। तो इसको जब इसकी ये बगल में रख देंगे तो कुछ चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं इससे भी पार करेगा। जैसे कुछ चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं जब इससे पार करेगा, मान लो कि ये फिक्स चार को पार कर रहा है, तब इसमें कोई भी विक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे धारा में परिवर्तन करेंगे तो हो सकता है चार से ये कितना आ जाए, तीन आ जाए। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं में परिवर्तन होता है, इसके फ्लक्स में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण जैसे चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं में कमी या बेसी होता है, फिक्स रहेगा तो कभी भी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर कम होगा या बेसी होगा चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं, उस केस में इस तार में क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि धारा को इंडिकेट करना शुरू कर देता है। तो ये तभी होता है जब यहाँ से जो निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं है उसके मान में कमी बेसी होगा। तब अगर फिक्स जाएगा, मान लो कि यहाँ पर फिक्स कर देंगे धारा को, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है।
चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का कुछ नियम दिया गया। और क्या नियम दिया गया उस बात को हम लोग देखते हैं कि फैराडे द्वारा दो नियम प्रतिपादित किया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। तो पहला जो नियम दिया गया, पहला नियम क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। यदि किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंध फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो परिपथ में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और वह तब वर्तमान रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होते रहे। अभी थोड़ा देर ही पहले बता रहे थे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तभी जाकर उसमें धारा देखने को मिलेगा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसके अगर उसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने को देखने को मिलेगा तब। वही चीज लिखा हुआ है, जब समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में जब फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है समय के साथ किसी भी बंद लूप के अंदर, तभी जाके उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा नियम कह रहा है किसी कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर होता है उसके वो क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसी को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो दर होता है उसी को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल का समानुपाती हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम सबसे पहले हेडिंग डालना है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला नियम और दूसरा नियम दोनों नियम लिख लेना है। बेसिकली ये क्या कह रहा है उस बात को समझिएगा कि अगर यहाँ पर डायग्राम भी एक बना देते हैं, मान लेते हैं कि एक बैटरी है, बैटरी में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये एक परिनालिका इसमें कनेक्ट किए हुए। ये क्या है, परिनालिका है, फिर से इसको जोड़ दिया गया। एक यहाँ पे हम दूसरा परिनालिका बना रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरा परिनालिका बना रहे हैं और इसमें एक एमीटर लगा दे रहे हैं या गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन होगा क्या, जब इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे, इस परिनालिका के अंदर जब धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं उत्पन्न होगा। इस तरह चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं इससे निकलेगा और निकल के वापस क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का गुण ही होता है कि निकलने के बाद फिर वापस वो कैसे घूम के वापस आएगा। तो हो सकता है, चांसेस बनता है कि इससे भी क्या होगा, कुछ इससे भी होकर गुजरेगा। अब देखिए, जब इसमें धारा में परिवर्तन होता है तो ये चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का जो लाइन होता है ना, उसमें भी परिवर्तन होता है। अगर धारा बढ़ेगा तो लाइन भी बढ़ेगा, तो इसमें लाइन की संख्या भी, इसमें क्या होगा, सेकंड वाला जो यहाँ पर परिनालिका, इसमें चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं की संख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं की संख्या बढ़ता है तो इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्रीय रेखाएं बढ़ेगा तो इसमें फ्लक्स में क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी हम लोग बताए किसी भी क्षेत्र से जितना चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं गुजरता है उसी को फ्लक्स कहते हैं। अगर रेखा ज़्यादा गुजरेगा तो फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, रेखा कम गुजरेगा तो फ्लक्स का मान कम होगा। तो पहले की अपेक्षा अगर रेखाओं की संख्या बढ़ता है तो अवश्य फ्लक्स में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो बताया जा रहा है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, हम लोग पहले जानते हैं जो परिवर्तन होता है फ्लक्स में परिवर्तन को डेल फाई से दर्शाएंगे। किसके सापेक्ष लिखा हुआ है परिवर्तन को दर्शाया जा रहा है, तो परिवर्तन के दर, जब भी दर बात करता है तो किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। जब भी परिवर्तन के दर का बात करते हैं तो समय के सापेक्ष। तो बताया जा रही है समानुपाती होता है, किसके, ये समानुपाती होता है विद्युत वाहक बल के। इसी को विद्युत वाहक बल को ई से दिखाते थे, ये विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। अब अगर हमको समय अंतराल बहुत स्मॉल मान लेते हैं, समय अंतराल क्या है, बहुत सूक्ष्म हो जाए, जब समय अंतराल अगर
हम बहुत छोटा कर दे, जब डेल टी टेन टू क्या कर दे 0 कर दे, डेल टी जब 10 टू 0 कर देंगे, चलिए इसको इधर लिख देते हैं। तो इस केस में जो ई का मान हो जाएगा, अच्छे समानुपाती पहले साइन हटेगा, इसके पहले एक और चीज़ें लिख देते हैं। जब समानुपाती साइन हटेगा तो एक स्थिरांक आता है, और यहाँ पे जो स्थिरांक का मान होता है ना वो 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं ई बराबर डेल फाइव बाई डेल टी होता है। अब लिखेंगे जब डेल टी 10 टू क्या कर दे 0 कर दे, जब डेल टी 10 टू 0 हो जाएगा तो बार बार बताते आते हैं, इसमें क्या करते हैं लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट डेल टी 10 टू 0 डेल फाइव बटे डेल टी, और यही जब लिमिट लेते हैं ये चेंज होता था डेरिवेटिव में डी फाइव बाई डी टी के रूप में चेंज हो जाता है। ये डी फाइव बाई डी टी के रूप में भी लिख सकते हैं, या इस रूप में भी लिख सकते हैं, डेल फाइव बाई डेल टी के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो ये विद्युत वाहक बल का मान होता है, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी जाके विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब ये दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में हम लोग एक विभवांतर देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक इसको लिख लेना है, यहाँ तक इसको लिख लेना है डायग्राम बनाकर। बाद में क्या देखा गया, एक चीज नोटिस किया गया कि जो ये परिवर्तन का दर होता है ना, अभी हम लोग निकाले जो ई का मान होता है, ई का मान होता है वो क्या होता है डी फाइव बटे डी टी होता है। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है ना वो परिवर्तन हमेशा उल्टा होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए कि ये विरोध करता है। ये जो परिवर्तन, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र का ये क्या करता है विरोध करता है। तो इस कारण से जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो माइनस में लिखा जाता है, तो जो यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो निगेटिव में लिखा जाता है, इसलिए ई बराबर जो लिखा जाता है माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखा जाता है। इसको आगे और हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर इसमें फेरों की संख्या दे दिया जाए, और यदि इसमें फेरों की संख्या n, जब फेरों की संख्या n रहेगा तो n से इसमें क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो माइनस n डी फाइव बटे डी टी लिख सकते हैं। यहाँ से यही फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये ध्यान में यही रखना है कि ये माइनस में ही फार्मूला होता है जो विद्युत वाहक बल होता है, और जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक आता है। जो परिवर्तन होता है परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है, इस बात को समझिएगा। तो उस हिसाब से जो विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला निकल के आता है वो क्या आता है माइनस एन डी फाइव बटे डी टी होता है। आगे दिया गया है लेंज का नियम। यही परिवर्तन के दर को बताया गया था कि निगेटिव होता है किसके द्वारा, लेंज के द्वारा बताया गया था। अभी हम लोग पढ़े जो विद्युत वाहक बल होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये किसके नियम था, ये फैराडे का नियम था, ठीक। लेकिन फैराडे ने ये नहीं बताए थे कि जो परिवर्तन का दर, ठीक है, विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल हमेशा पहले वाला को अपोज करता है, और अपोज किस तरह से करता है उसको हम लोग आगे किनके द्वारा बताया गया, तो आगे यहाँ पर वो बताया गया लेंज के द्वारा बताया गया, ठीक। किसके द्वारा बताया गया, तो लेंज के द्वारा बताया गया। तो क्या बताया गया उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर लेंज का नियम का बात करेंगे, तो लेंज के नियम का अगर बात करेंगे तो बताया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये लेंज के नियम के द्वारा बताया गया। क्या बताया गया, तो फिर से एक बार समझते हैं कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, अभी ऊपर में एक डायग्राम बनाए थे उसी को देखकर समझ लेते हैं। अब देखो इसमें विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन आया,
इसमें विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन आने का इसमें एक धारा उत्पन्न हुआ, इसमें एक क्या हो गया, धारा उत्पन्न हुआ। इसमें जो धारा उत्पन्न होता है ना, अब हम लोग पहले से जानते हैं कभी भी किसी तार में अगर धारा उत्पन्न होता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये धारा के कारण एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र को क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है, उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, विरोध करने लगता है। अब ये खुद जो उत्पन्न इसको कर रहा है उसी को ये क्या करता है, विरोध करता है। तो ये किसके द्वारा बताया गया, तो लेंज के द्वारा बताया गया। ये किसके द्वारा बताया गया, तो लेंज के द्वारा बताया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इसमें धारा उत्पन्न होता है, धारा तो इसी के कारण उत्पन्न हुआ ना। अब ये धारा ऐसा उत्पन्न होता है कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इसको क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है, उसको क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। तो इस बात को यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पर एक लिया गया है प्रयोग में चित्र 4.5 में दिखाया गया है चुंबक छड़ के उत्तरी ध्रुव N के कुंडली की ओर गतिशील किया जाता है, तब कुंडली के उस सिरे पर वामावर्ती धारा प्रेरित होती है। तो इसमें वामावर्ती धारा प्रेरित होती है। तो अगर यहाँ से लेंज के नियम में, तो पहले यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं, ये बताता है कि ये क्या करता है, विरोध करता है। जो इसमें उत्पन्न होता है धारा उसको ये खुद अपने आप को ये क्या करता है, विरोध करने का काम करता है। कैसे, तो उस बात को समझिएगा। जब हम इस चुंबक यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, इसको क्या करें, इसके पास लेके आ रहे हैं। जब इसके पास लेके आएंगे तो ये गति में है इसके सापेक्ष, तो वैसे कि इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर बताएगा। ये जो धारा उत्पन्न करेगा, ये क्या है, एक परिनालिका है। परिनालिका में जब धारा उत्पन्न होता है तो एक चुंबक की तरह काम करता है। और ये जो चुंबक बनेगा, इस बात को ध्यान सुनिएगा, ये जो चुंबक बनेगा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। ये इस केस में यहाँ पे इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा, इधर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। अब ये ऐसा एक चुंबक बन जाएगा कि इधर इसका नॉर्थ है, इधर इसका साउथ है। अब देखो ये है क्या है, नॉर्थ जब सामने आता है चुंबक का, एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। ये तो ला रहे थे हम पास, लेकिन इसको ये क्या करने लगेगा, दूर भगाना शुरू कर देगा। और दूर भगाएगा तो अभी से ऑटोमेटिक इसमें धारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ये क्यों करता है, इसका रीजन है कि अगर ये खुद इधर साउथ बन जाता, इधर नॉर्थ बन जाता, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप खिंचा आ जाता। इसका मतलब ये होता है कि चुंबक को अपने आप ये इधर खींच लेता बिना किसी कारण, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो चुंबक को भी खींचे और यहाँ से धारा भी उत्पन्न हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ऐसा होता तो सब चीज़ हम लोग को फ्री में ही मिलना शुरू हो जाता। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जनरेटर चलता है, जनरेटर हम लोग तेल डालते हैं ना चलाने के लिए, उसका आवश्यकता ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक अपने आप इसको खींच कर चलाना शुरू कर देता, इसको अब गति में लाना शुरू कर देता ऑटोमेटिक। इसलिए ये क्या करता है, इसका विरोध करता है ऊर्जा संरक्षण के कारण। ऊर्जा संरक्षण तभी हो पाएगा जब एक ऊर्जा को यहाँ पर लाने के लिए दूसरा ऊर्जा यहाँ पर खर्च करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको गति में लाने के लिए हम लोग यांत्रिक ऊर्जा खर्च करेंगे, तभी जाके यहाँ पर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा हम लोग को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा दे दिए और देने के बाद उसके बाद देने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये इसको गति में लाना शुरू कर देगा। ऐसा ये पॉसिबल नहीं होगा। इस कारण से ये क्या करता है, इसका विरोध करता है। तो यहाँ पर जो चुंबक है, जब इसको पास लाते हैं तो चुंबक में जब इस परिनालिका में जब विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, इसमें धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो उसका नॉर्थ इधर बन जाता है, साउथ इधर बन जाता है। तो नॉर्थ एक दूसरे को क्या करने लगता है, दूर भेजने लगता है। हम पास ला रहे थे तो ये दूर भेजता है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम दूर लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। अब ये दूर लेके जा रहे हैं तो इसको पास खींचेगा। कैसे, तो अभी यहाँ पे जो चुंबक बनेगा, जब इसमें धारा उत्पन्न होगा तो इसमें चुंबक जो बनेगा, इसका इधर साउथ बनेगा, इधर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो साउथ नॉर्थ एक दूसरे का क्या करता है, पास खींचता है। तो ये क्या करने लगा, हम दूर ले जा रहे थे तो ये पास खींचने लगेगा। तो ये हमेशा जो गति है यहाँ पे करेगा, जो गति करेगा, ये गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये किसके द्वारा बताया गया था, लेंज के नियम के द्वारा ये समझाया गया और इसको बताया गया। ठीक, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो वही चीज़ यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। ऊर्जा यहाँ पर संरक्षित होता है। विद्युत प्रेरण की घटना लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात होता है तथा यह
पता चलता है कि ये प्रेरित ऊर्जा का स्रोत क्या है। मतलब ये प्रेरित ऊर्जा, जो प्रेरित ऊर्जा हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चुंबक, यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा यहाँ पर निर्माण हो जाए, इसमें धारा जो उत्पन्न हो जा रहा है, तो ये धारा मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया। तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से हुआ, जब यहाँ पर हम यांत्रिक ऊर्जा खर्च किए तब। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई ऊर्जा ही खर्च नहीं करे और यहाँ पर दूसरा ऊर्जा का निर्माण हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो फिर वो ऊर्जा संरक्षण के नियम प्रकार नहीं करता। लेकिन हमेशा हम लोग को पता है कोई भी एक ऊर्जा निर्माण होता है जब दूसरा ऊर्जा क्या होता है, खर्च होता है, तभी जाके एक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण तभी होगा जब हम यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा खर्च करेंगे तब। अगर ये विरोध नहीं करता तो हम लोग कोई खर्च करने की जरूरत ही नहीं होता। एक बार यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा देते, उसके बाद खुद ब खुद ही आप इसको इधर अपने तरफ खींचना शुरू कर देता। और जब खींचना शुरू कर देता तो ऑटोमेटिक गति में रहता तो इसमें आसानी से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग को बिना कोई ऊर्जा खर्च किए दूसरा ऊर्जा प्राप्त हो जाए। इस कारण से ऐसा ये करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दूसरे टॉपिक को, इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे।